मैं सीमा कुमारी यादव, वरिष्ठ अध्यापिका सामाजिक विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय बालिका संस्कृत विद्यालय नवलपुरा, जयपुर। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के सत्ता की साझेदारी नामक प्रकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन व्यवस्था होती है उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। और उस लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझेदार या भागीदार बनाया जाता है। हम उसको विश्व के 2 देशों के उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे। पहला है बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का एक देश है जो अपने हरियाणा राज्य है उससे भी वो क्या है, छोटा है। और वहाँ पे लगभग 1 करोड़ क्या रहती है, जनसंख्या निवास करती है। वहाँ पे जो जातीय बनावट है वो बहुत ही जटिल है। वहाँ पे 59% डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इसकी वजह से उन तीनों ही समुदायों में जटिलता बनी हुई होती है। और जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है वहाँ पर 80% के लगभग फ्रेंच भाषा वहाँ पे बोलते हैं। इसकी वजह से उन दोनों ही समुदायों में आपस में तनाव पाया जाता है। इसके साथ ही वहाँ पे एक और समस्या है कि वहाँ पे जो फ्रेंच भाषा लोग हैं वो जनसंख्या में तो कम है, 40% है, लेकिन वो आर्थिक रूप से क्या है, समृद्धशाली है। वो पूरे देश की नियंत्रण व्यवस्था अपने हाथ में रखते हैं। और जो डच भाषा लोग हैं वो जनसंख्या में ज़्यादा है, लेकिन उनके फिर भी जो अधिकार है, जो नियंत्रण क्षेत्र है वो क्या है, काफ़ी हद तक कम है। इस वजह से उन दोनों ही समुदायों में क्या पाया जाता है, मनमुटाव पाया जाता है। दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ है? श्रीलंका अपने दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है। वो वहाँ पे लगभग 2 करोड़ क्या है, वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। और अपने जो तमिलनाडु राज्य है भारत का, उसके ये दक्षिणी सीमा पर क्या है, स्थित है। यहाँ पर भी 2 प्रकार के समुदाय रहते हैं। एक है सिंगली समुदाय और जो दूसरा समुदाय है वो है तमिल समुदाय। वहाँ पे जो सिंगली समुदाय है वो लगभग 74% है। और जो तमिल समुदाय है वो भी वहाँ पे 2 प्रकार का है। एक जो श्रीलंका के स्थायी निवासी हैं, मूल है वो, और जो दूसरा है जो अपने तमिलनाडु राज्य से वहाँ पे स्थायी रूप से रहने के लिए गए थे और वहीं के होकर रह गए, वहीं पर बस गए वो लोग। इसलिए इन तीनों ही समुदायों में वहाँ पे क्या पाया जाता है, जातीय बनावट बहुत ही जटिलता के साथ वहाँ पे बनी हुई है। इसके साथ ही जो श्रीलंका है वहाँ पे एक और समस्या पाई जाती है, बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या होता है? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद उसको कहते हैं जहाँ पर एक जाति की बहुसंख्या पाई जाती है, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुसंख्यक होने के नाते जो अल्पसंख्यक वहाँ पे पाए जाते हैं उनके अधिकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके अधिकारों की अवहेलना की जाती है। उस समस्या को बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। और ये समस्या सबसे ज़्यादा हमें श्रीलंका में देखने को मिलती है। इसके साथ ही वहाँ पे जो सिंगली समुदाय था उन्होंने क्या किया, 1956 में एक ऐसा कानून लेके आए जिसके तहत उन्होंने सिंगली भाषा को पूरी राजभाषा घोषित कर दिया। और जो सरकारी नौकरी थी, विश्वविद्यालय के रिजर्व कोटे थे, राजनीतिक क्षेत्र था, उन सभी में उन्होंने सिंगली समुदाय के लोगों को ही शामिल किया। और उन्होंने जगह जगह पर तमिल लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके साथ ही वहाँ पे जो जातीय जो समस्या थी वो बहुत हद तक क्या हो गई, ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे फैल गई। और जो तमिल समुदाय के लोग थे उन्होंने भी 1980 के दशक में अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति वो क्या हुए, सजग हुए। और उन्होंने एक इलम नामक क्या बनाई, पार्टी बनाई। और इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, अपने जो अधिकार थे वो उन लोगों से उन्होंने समेत वापस लिए। जो जिंगली समुदाय और जो तमिल समुदाय है उन दोनों के मध्य इतना जातीय समस्या हो गई थी कि वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति आ गई। और उस गृह युद्ध में लगभग लाखों लोग मारे गए। और यह गृह युद्ध 2009 के अंत में जाके क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। अब है बेल्जियम की समझदारी, अर्थात जो बेल्जियम ने हमने पहले ही पढ़ा था कि वहाँ पे क्या समस्या थी, कि वहाँ पे आर्थिक स्तर पर समस्या थी। फ्रेंच भाषा, जो जर्मन भाषा और जो फ्रेंच भाषा लोग थे वो आर्थिक क्षेत्र पे क्या हुए थे, पिछड़े हुए थे। और इसलिए जो बेल्जियम जो देश था उन्होंने क्या इस समस्या का निवारण कैसे किया वो देखो। उन्होंने जो पहला
एक उपाय अपनाया, वो था संविधान। उनका जो संविधान था उसमें उन्होंने क्या किया, एक संशोधन किया कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनेगी उसमें फ्रेंच भाषी लोगों को और जर्मन भाषी लोगों को बराबर मात्रा में क्या दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, देश में जाति के आधार पर कोई बंटवारा नहीं होगा। दूसरा जो उन्होंने किया वो क्या था, जो सरकार उनकी जो देश में बनती है उसका रूप उन्होंने चेंज किया। एक था केंद्र सरकार और दूसरी उन्होंने बनाई राज्य सरकार। केंद्र सरकार उनके बाहरी मामलों को देखती थी और जो राज्य सरकार है वो उनके आंतरिक मामलों को देखती थी, और उस राज्य सरकार को क्षेत्रीय सरकार या उसको प्रांतीय सरकार भी कहा जाता है। तीसरा जो उन्होंने प्रकार अपनाया वो था ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी है, और उस राजधानी में हमने पहले ही पढ़ा था कि तीनों भाषा के लोग रहते हैं, और उन तीनों भाषा के लोगों को क्या किया, उन्होंने बराबर का प्रतिनिधित्व प्रदान किया। चौथा जो उन्होंने अपनी समस्या का निवारण किया वो था सामुदायिक सरकार। ये क्या होती है, ये सरकार ऐसी होती है जिसमें वहाँ पे जर्मन, डच और फ्रेंच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, और उसका एक मुख्य जो कार्य था वो क्या था, उन तीनों ही भाषाओं के लोगों की शिक्षा और संस्कृति और उनकी जो भी भाषा है उन पे जो भी मामलों में जो फैसले लिए जाएंगे वो उन तीनों लोगों के बराबर मात्रा में दिए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर ही लिए जाएंगे। अर्थात इन तीनों लोगों के, इन तीन भाषा बोलने वाले लोगों को साथ वहाँ पे बैठाया जाएगा और उनके अनुसार ही क्या लिए जाएंगे, आगामी समय में निर्णय लिए जाएंगे। और जो ये बेल्जियम ने जो मॉडल अपनाया उसका विश्व स्तर पर क्या की गई थी, प्रशंसा की गई थी। अर्थात जो बेल्जियम मॉडल है वो एक तरीके से क्या हुआ, सम्मानजनक स्थिति में संपन्न हुआ, और जो यूरोप के जितने भी देश थे उन्होंने एक यूरोपीय संघ, पूरे यूरोप महाद्वीप का एक संघ बनाने का निर्णय लिया था, और उस संघ का जो राजधानी बनाई थी वो भी उन्होंने क्या बनाई थी, ब्रुसेल्स को ही बनाई थी। अब हम देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, अर्थात हम सत्ता में लोगों को साझेदार क्यों बनाए, इसका क्या कारण है वो देखो। पहला है टकराहट से बचने के लिए। पहला क्या कारण है, टकराहट का अंदेशा। अर्थात हम हमारे देश में देखते हैं कि छोटे छोटे जातीय समूह है, भाषा के आधार पर, धार्मिक आधार पर क्या होते हैं, आपस में टकराहट उत्पन्न होती रहती है। इसके लिए हर भाषा के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को क्या करते हैं, हम राजनीति में प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, ताकि वो अपने क्षेत्र का, अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व एक सम्मानजनक स्थिति में एक मंत्री परिषद के रूप में क्या कर सके, वहाँ पे अपना मत रख सके। दूसरा जो उन्होंने अपनाया वो था लोकतंत्र की आत्मा। अर्थात हम देखते हैं लोकतंत्र, हम लोकतंत्र में ही जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनाते हैं। जैसा कि हम निरंकुश शासन व्यवस्था में देखते हैं, वहाँ पे जनता की कोई नहीं सुनता, वहाँ पे जनता के बारे में किसी को कोई मतलब नहीं होता। इसलिए लोकतंत्र की आत्मा को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, सत्ता में लोगों को साझेदार बनाते हैं। तीसरा कारण है राज्यों की शासन व्यवस्था, उनके सामाजिक कल्याण, उनके आर्थिक विकास के लिए क्या करते हैं, हम लोगों को सत्ता में साझेदार हम उनको बनाते हैं। फिर हम देखते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप में जो उन्होंने शासन व्यवस्था अपनाई है, हम किस रूप में लोगों को भागीदार बना रहे हैं अपनी शासन व्यवस्था में। तो इसका पहला जो रूप है वो है सरकार के अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी। अब जो हम शासन व्यवस्था जो हम अपनाई हुई है ना, उसको किस रूप में हम बनाते हैं, तो हमारे जो देश में है वो शासन व्यवस्था किस रूप में है, 3 रूपों में है। एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। हम देखते हैं विधायिका अपने काम कानून बनाने का करती है, कार्यपालिका अपना काम उनको लागू करने का करती है, और जो न्यायपालिका है वो उन दोनों को अपना काम बाध्य करने के लिए करती है। अगर वो दोनों अपना काम अच्छे से नहीं करती है तो वो न्यायपालिका उन दोनों को बाध्य करेगी अपना काम करने के लिए, और तीनों ही क्या करती है, अपना अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है, एक दूसरे पर उनका अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। एक दूसरे से ये हटकर भी कार्य नहीं कर सकती और एक दूसरे के बिना भी ये कार्य नहीं कर सकती, इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, जो ये अपने आप में एक सर्वोच्च व्यवस्था होती है। जो दूसरा है वो है सरकार के मध्य विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी। अर्थात जो हमारी जो हमने शासन व्यवस्था तो बना ली, अब जो सरकार बनाई है उसका रूप कैसा होना चाहिए, तो हमारे देश में इसका 2 रूपों में पाया जाता है। एक है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। केंद्र सरकार बाहरी मामले, प्रतिरक्षा मामले, विदेश के मामले जितने भी होते हैं वो केंद्र सरकार देखती है, और जो आंतरिक मामले हैं
वो कौन देखती है? अपनी राज्य सरकार। और इसके साथ ही एक और सरकार का रूप पाया जाता है स्थानीय स्वशासन, जो क्या करता है? अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी समस्याएं होती है उनका निवारण करने का कार्य कौन करेगा? स्थानीय स्वशासन करेगा। तीसरा है सामाजिक समूहों के मध्य साझेदारी, अर्थात सामाजिक समूह है कौन से? जो सामुदायिक सरकार हमने कहाँ पे देखी थी? बेल्जियम में। अर्थात हमारे देश में जितने भी जो वर्ग है, जितने भी जातीय समूह है, भाषा के समूह है, उन समूहों को क्या करना? राजनीति में या सत्ता में क्या करना? उनको भागीदार बनाना, ताकि वो अपने जो वर्ग है उसका क्या कर सके? वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर सके। चौथा है राजनीतिक दल, दबाव समूह है एवं आंदोलन के साझेदारी, अर्थात राजनीतिक दल। लोकतंत्र की आत्मा ही क्या होती है? राजनीतिक दलों में बसती है। अगर एक दल होगा तो वो निरंकुश होगा, इसलिए हमारे देश में लोकतंत्र के साथ साथ अन्य अनेक दल पाए जाते हैं। वो दल क्या करते हैं? कितने ही लोगों का प्रतिनिधित्व लेकर हमारे यहाँ पे लोकतंत्र में अपनी भागीदार निभाते हैं। दूसरा है दबाव समूह है। दबाव समूह हम देखते हैं विद्यार्थी समूह हुआ, शिक्षक समूह हुआ, इसके अलावा किसान समूह हुआ। ये समूह क्या करते हैं? सरकार पर अपनी मांगों को लेकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने का कार्य करते हैं। तीसरा है आंदोलन। आंदोलनकारी मतलब हम किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर अगर हम सरकार के सामने कोई मांग रखते हैं और अगर सरकार उनको पूरा करने का कार्य नहीं करती है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करने का प्रयास करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। तो इन तीनों ही माध्यमों से क्या करते हैं? हम सत्ता में क्या करते हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनने का प्रयास करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा।